हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। तो अगर आपको ऐसी ही भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात, ब्रह्म राक्षस और भी कई तरह की भूतों की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरी मैं अपने व्यूवर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा। मेरा नाम ग्रेसी है। ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो कहानी सन 1849 की है। ये करीब 126 साल पुरानी बात है जो मेरे दादाजी ने मुझको बताई थी। अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीनबियर काउंटी में आज से करीब 126 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरास्मस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपनी पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब वह लड़का ग्रीनबियर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सर एक तरफ से झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वह चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेस शू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब ना मिलने पर वह घबराकर वहाँ से दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़की की माँ ने एल्वा को बेसुध पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कन्नप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसने उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब कन्नप ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज़ हो गए और गुस्सा दिखाने लगे। कन्नप शू को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। कन्नप वैसे भी कुछ हफ्ते पहले से ही एल्वा का इलाज भी कर ही रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को भी अचानक आई बेहोशी करार दे दी। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा का सर और गर्दन को शू ने किसी और को न छूने दिया और ना ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहाँ मौजूद लोगों को भी कुछ शक पैदा नहीं हुआ।
एल्वा की माँ मैरी जेन हिस्टर को छोड़कर कोई उस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह शू को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यह यकीन हो गया था कि शू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मैरी जेन हिस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्ते तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी शुरू की। एल्वा के भूत ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि शू ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरीके से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की माँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। शू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर कन्नप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरीके से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी लेकर गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकाहोंटस टाइम ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे यह पता चलता है कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जिसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई और शू को उसके मौत का गुनहगार माना गया। मेरा नाम प्रियांशु है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो कहानी झारखंड के दुर्गापुर गांव की है। कहा जाता है कि इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव में लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का अभी भी पालन किया करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन ना किया तो मरा हुआ राजा उनके गांव में आकर तबाही मचा देगा। इस गांव में एक कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गांव में दुर्गा प्रसाद नाम के एक राजा का शासन था। उन्हें होली का त्यौहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज़ होली के दिन ही राजा की बेटे की मौत हो गई। उसके बाद में से गांव में जब भी होली का त्यौहार मनाया जाता था, वहाँ या तो सूखा पड़ जाता था या महामारी फैल जाती थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्यौहार न मनाने का आदेश
दे दिया। लेकिन कुछ सालों बाद इत्तेफाक से उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से ही यहाँ होली का त्यौहार ना मनाने की परंपरा बनाई गई, जो अब तक चली आ रही है। उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश की अवहेलना की तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रश्मि है। ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये कहानी मेरी दादी की एक फ्रेंड के साथ हुई थी। तो बात कुछ ऐसी है कि गुजरात राज्य के जिला जामनगर के नगर जाम खंभालिया की यह घटना है। आज से करीब लगभग 60 वर्ष पहले जाम खंभालिया नगर में नागरपाड़ा विस्तार में पमीना बहन और शांता बहन के परिवार रहा करते थे। पमीना बहन की उम्र लगभग 80 वर्ष होगी और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम पूरी बहन था। परिवार में 2 बेटे भी थे। पमीना बहन जिस मकान में रहा करती थी, उस मकान में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होने लगी। जैसे कि दिन प्रतिदिन अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगना और पूरा परिवार खौफ में जीने लगा। पमीना बहन के परिवार ने पाठ पूजा, मंत्र हवन करने से लेकर ओझा ज्योतिष सभी के दरवाजे खटखटाए, पर पारलौकिक भूतहा घटना घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगी। अंत में हार कर पमीना बहन और उनके परिवार ने घर छोड़कर वहाँ से चले जाने का फैसला किया। पमीना बहन और उनकी बेटी अपना सामान बांधने लगी। तभी उनके पड़ोसी शांता बहन आई और समझाया कि घर छोड़कर जाना कोई उपाय नहीं है। समस्या से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। शांता बहन की सलाह मानकर पमीना बहन और उनका परिवार हिम्मत जोड़कर रुकने का फैसला कर लिया और उसके बाद घर पर होने वाली असामान्य घटनाओं को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर दिन प्रतिदिन असामान्य गतिविधियां घटने लगी और पमीना बहन के परिवार का जीवन सामान्य होने लगा। नगर में पमीना बहन के अनुभव की बात फैलने पर नगर के किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा यह पता चला कि जिस मकान में पमीना बहन का परिवार रहता है, उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगे संबंधियों ने वहाँ मकान हड़प लिया था और मरते वक्त भी मकान मालिक का जी उसी मकान में लगा हुआ था। इसी कारण वह इंसान अपने मकान में किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पमीना बहन और उनके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वह लोग मकान मालिक की अतृप्त आत्मा की मुक्ति का उपाय करवा देते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का मोह मरने के बाद भी उस वस्तु में रह जाता है तो उसे छुटकारा नहीं मिलता है और अतृप्त व्यक्तियों की आत्मा के छुटकारे के लिए खास पूजा पाठ अर्चनाएं किए जाते हैं। आज भी पमीना बहन के वंशज परिवार जन उस मकान में ही शांति से रह रहे हैं और इस घटना के उपचार के बाद आगे भी उस असामान्य घटना कुछ नहीं घटी। यह अगली घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो घटना पोरबंदर की है। यह सत्य घटना सोनल नाम की एक लड़की की है। सोनल एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और पली पड़ी। अपने स्कूली दिनों में सोनल काफ़ी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के कामकाज में हाथ बटाना सोनल का स्वभाव था। जब सोनल 12वीं कक्षा में थी तब तक एक दिन अपनी सहेली के साथ पोरबंदर के समंदर किनारे घूमने गई। समंदर किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थीं। तभी अचानक समंदर की ओर एक तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर के आर पार होकर गुजर गया हो। इस घटना से सोनल
बुरी तरीके से डर गई, क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली लड़की भी दिखी थी, जो सोनल के शरीर के साथ टकराकर सोनल के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस वाक़ये के बाद सोनल की ज़िंदगी ही बदल गई। खाते पीते, सोते जागते, दिन रात, सुबह शाम सोनल को वही लड़की नज़र आने लगी। अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती। परिवार ने सोनल की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन किए, पूजा पाठ, हवन, दान कर्म और अन्य कई सारे इलाज किए, पर कोई मरहम सोनल के काम न आ सका। हद तो तब हो गई जब सोनल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे, यह तो उसकी हूबहू कॉपी है, और सोनल को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते थे जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता हो। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35 से 40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और वह अचानक गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा कर कि उसका बलात्कार किया था और उसे मार दिया था, और उसके शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज की ज़मीन पे दफना दिए थे और कुछ समंदर किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा सोनल को दिखती रहती है और अपने लिए इंसाफ चाहती है। सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुखदाई घटना उस लड़की के साथ हुई होगी तो समय आने पर उस राज का पर्दा जरूर उठेगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरे मामा के बेटे के साथ हुई थी, तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। आज भी मुझे याद है कि जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब हमारे टीचर ने हम लोगों को पिकनिक पर पावागढ़ ले जाने की बात की थी। हमारे साथ स्कूल की सारी लड़कियां और टीचर भी साथ में गई थी। करीब 30 बसें थी, जिसमें से हम लोग सबसे आखिरी वाली बस पर बैठे थे। उसमें हम लोग हंसते गाते मज़े करते हुए पिकनिक पर जा रहे थे। तभी हमारी बस का टायर फट गया और गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई। रात में करीब 1:30 बज रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा और टायर देखकर बोला, मैम आप लोग गाड़ी के नीचे उतर जाओ, टायर फट गया है, उसको बदलने में 1-2 घंटा लग जाएगा। हम सब लोग नीचे उतर गए। तभी उसने बोला, पास में एक ढाबा है, वहाँ पर चाहो तो आप लोग जाकर बैठकर आराम कर सकते हो, चाहो तो चाय पानी भी ले सकते हो, तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल कर आ जाऊँगा। हम लोग पैदल चलकर ढाबे तक गए तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। हम लोग चाय पी रहे थे कि मेरी नज़र ढाबे के ऊपर गई तो मैंने देखा कि जैसे कोई सफ़ेद साड़ी पहनकर, बाल खोलकर, लाल कलर की लाली लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैंने डर के मारे आंखें नीचे कर ली और नीचे देखने लगी। तभी कोई के चिल्लाने की आवाज़ आई। बूढ़ा आदमी हम लोगों को बोला, आप लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी देखकर आता हूँ कि आवाज़ कौन लगा रहा है। इतना कहकर वह जंगल की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। हम तो पहले से ही डरे हुए थे, अब तो मानो शरीर का खून भी सूख गया था। उसी समय हमारी एक सहेली को खून की उल्टियाँ होने लगी। उसको छोड़कर हम लोग भाग भी नहीं सकते थे। इतने में एक टीचर ने बोला, सब लोग आग जलाकर उसके सामने बैठ जाओ और
सब लोग एक साथ ही बैठना, याद रहे कि कोई अकेले कहीं उठकर ना जाएगा। हम लोगों के दिमाग को मानो किसी के हथौड़े से पीटकर बंद कर दिया हो। हमारा दिमाग काम करना बंद हो चुका था कि मैं अब क्या करूं। ऐसे देखते देखते करीब रात के 3 बज गए थे। तभी वह बूढ़ा आदमी जंगल से आ गया और बोला कि यहाँ पर जो आवाज़ आप लोगों ने सुनी थी वह भूल जाना, वरना आप लोग पूरी ज़िंदगी रोते रहोगे। इतने में ड्राइवर भी आ गया और हम लोग दौड़कर बस में बैठ गए और अपने अपने मन में महामृत्युंजय का जाप करने लगे। टीचर ने बोला कि अब यहाँ कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सुबह ना हो जाए। हम लोग एक हफ्ते के बाद पिकनिक से लौटकर जब स्कूल में सबसे मिले तो यह घटना सबको बताने लगे। आज भी जब हम सुनते हैं कि हमारे बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, तब हमें हमारी पुरानी घटना याद आ जाती है कि कैसे हम लोग बच बचा के निकल गए थे। आज भी हमें पिकनिक के नाम पर बहुत डर लगता है। हेलो दोस्तों, मैं आयुष आपको अपनी एक सच्ची डरावनी कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। सुबह का समय था। मैं अपनी बालकनी में खड़े चाय पी रहा था कि तभी मेरी सामने वाली खिड़की में नज़र गई। मुझे खिड़की में एक लड़की नज़र आई। वो फ़ोन में व्यस्त थी। मैं उसे घूरे ही जा रहा था। पता नहीं जाने उसमें एक आकर्षण सा महसूस हो रहा था, मानो मैं उससे पिछले जन्म से जानता हूँ। कि तभी उसकी नज़र मेरी तरफ आ गई। हड़बड़ाहट में मेरा चाय का कप नीचे गिर गया। मुझे कप टूटने का बहुत दुख हुआ। मैंने फिर उस लड़की की ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद वो चली गई है। चलो मैं भी चलता हूँ। चाय तो नसीब नहीं हुई और ना ही लड़की। मैं चाय का शौकीन था। मैं दिन में 4 या 5 कप चाय पी लेता था। इतना सोचते हुए मैं घर के अंदर आ गया कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मैं दरवाजे की ओर जाने लगा और दरवाज़ा बोलते हुए खोला। हाँ जी, बोलिए, क्या काम? मेरी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि मैं किसी को भी दरवाजे पर ना देखकर हैरान हो गया। शायद कोई बच्चा मेरे साथ मस्ती कर रहा होगा। मैं दरवाज़ा बंद ही करने वाला था कि मेरी नज़र नीचे चाय के कप पर पड़ी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कप को उठा लिया और इधर उधर देखने लगा। पूरे फ्लोर पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने आवाज़ भी दी पर कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं अंदर आ गया। मैंने चाय को ठंडा होने से पहले ही मैं उसे पी गया, पर मैं अभी भी सोच रहा था कि चाय का कप किसने रखा होगा, क्योंकि इस फ्लोर पर मेरे अलावा तो बाहर दादा और दादी जी रहते हैं। पर वह क्यों मुझे चाय का कप देंगे? उन्हें थोड़ी नहीं पता कि मेरा कप बालकनी से नीचे गिर गया था। इतना सोचते सोचते मैं चाय को पी गया। चाय का स्वाद एकदम लाजवाब था, जैसे मुझे पसंद है। फिर मैंने फ़ोन स्पीकर से लगाया और गाने चला दिए। इतना करने के बाद मैं बाथरूम में चला गया कपड़े धोने के लिए। घड़ी में मैंने समय देखा तो 7:25 हो चुके थे। फिर मैं बाथरूम में चला गया। गाने गुनगुनाते हुए मैं कपड़े धो रहा था कि तभी फिर दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने फिर सोचा कि इतनी सुबह कौन आ गया। मैंने गेट खोला तो सामने लड़की खड़ी थी, वही खिड़की वाली। उसे देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उससे पहले भी कभी मैं मिल चुका हूँगा। और मेरी तो उस समय हालत ही ख़राब हो गई थी उस लड़की को देखते हुए। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे? तो उनने मुझे कहा कि मैंने आपको वहाँ खिड़की पर देखा था। आपका कप हाथ से गिर गया था तो मैंने आपको कप दिया था। कल मैं यहाँ पर रख कर चली गई थी। क्या आपने वो कप उठा लिया?
तो मैंने कहा हाँ, मैंने वो कप उठा लिया। फिर मैंने उस लड़की को अपने घर के अंदर बैठने के लिए कहा और उसको चाय बनाकर पिलाई। धीरे धीरे हमारी बातें और गहरी होती गई और दिन बीतते गए और हम दोनों रोज़ मिलने लगे। पर एक दिन जब मैं अपने घर पर बैठा हुआ था और वो भी मेरे साथ ही थी, तभी मैंने नोटिस किया कि उसके पैर उल्टे हैं। मैंने उससे ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछे, पर मैं समझ गया था कि ये कुछ सही बात नहीं है। जब भी मैं उस लड़की के बारे में सोचता था, वो मेरे सामने आ जाती थी, मतलब मेरे दरवाजे पर, और ये मुझे कुछ चौंकाने वाली बात भी लग रही थी। पर जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने मुझे सही ढंग का कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बोला, छोड़ ना यार, तू क्या करेगा जान के, और वो अपने पैर छुपाने लगी। मुझे कुछ अटपटा सा लगा। मैंने जब ज़्यादा जोर दिया तो उसका रूप भयावह होने लगा। वह खौफनाक दिखने लगी। वह गोरी थी पर वह काली दिखने लगी थी। उसके दांत बाहर आने लगे थे। उसके नाखून अचानक से बड़े होने लगे थे। मेरी तो सांसें जैसे बंद सी हो गई थी। मैं वहीं बैठा डरा सहमा हुआ, अब क्या करूं, यही सोच रहा था। उसने मेरे गले में हाथ डाला और मुझसे कहा कि आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं तुझसे सच्चा प्यार करती थी, पर तूने मुझसे मेरी सच्चाई पूछ के मेरा राज खुलवा दिया। और उसने मुझे अपनी कहानी बताई कि कैसे वह एक आम औरत हुआ करती थी और उसके पति ने उसको गला घोंटकर किसी गलती की वजह से मार दिया था। तो ये कहानी थी उसकी, और मैं काफ़ी डर चुका था और मैंने भगवान का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे बचाया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं आज आपको अपने दादाजी की बताई एक सच्ची हॉरर स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विकास था। वो बहुत मासूम था। उसको दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उसे चीज़ें ठीक से याद नहीं रहती थी। उसके दादाजी उसे रोज़ सुबह स्कूल ले जाते और उसका ख्याल रखते थे। स्कूल के छुट्टी के बाद भी वह उसे अपने साथ घर लेकर आते थे। ऐसा सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि उसके दादाजी का निधन हो गया और उस रात को उसे पता भी नहीं चला कि उसके दादाजी का निधन हो गया। रोज़ रात को वो अपने दादाजी के साथ सोता था, लेकिन उस रात उसे ये बात पता भी नहीं चली कि वो अपने दादाजी की लाश के साथ सोया था। उसके दादाजी सोते समय चुपके से चल बसे। ये उसके लिए बहुत ही दुख का समय था। उसके पापा जब सुबह आके उन्हें उठा रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि वह नहीं रहे, पर वो इससे बेखबर अपने दादाजी के साथ सो रहा था, मानो कुछ भी ना हुआ हो, जैसे वह पल थम सा गया हो। उसको पापा बताते हैं कि अब वो नहीं रहे बेटा, उठ जाओ, लेकिन उसे उस बात पर यकीन ही नहीं होता। उसकी माँ और दादी माँ को यह खबर मिलती है और कुछ समय बाद वहाँ पर रोने की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। अभी भी उसे कुछ पता नहीं चलता कि ये सच में हो क्या रहा है। उसे ये एक सपना सा लगता है। कुछ समय बाद वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सचमुच ऐसा लगता है कि मानो कुछ खाली खाली सा है। जब एक व्यक्ति के जीवन का अंत होता है तो हर एक पल सूना सा लगता है। उसे तो पता भी नहीं होता कि मौत क्या चीज़ है। एक मृतक के लिए जो भी रस्में होती हैं वो सभी हो गई। वो लड़का बस देखता रह जाता है कि क्या हो रहा है। जब उसके दादाजी के शव को अंतिम बार देखता है तो उसे डर सा लगता है, मानो वो एकदम चुप से हो गए हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। एक शांति सी छाई हुई थी। कुछ समय के बाद उसे दफनाने के लिए लेके जाया जाता है और
उसे ज़मीन के नीचे डाला जाता है। वो बस सोचता है कि वह लोग उसके दादाजी को कहाँ ले जा रहे हैं। कुछ समय के बाद उसकी आंखों से उसके दादाजी ओझल हो जाते हैं। उस भयानक दिन को याद करके उसे नींद नहीं आती। वो अजीब अजीब से ख्यालों में खोया रहता है। वो सोचता है कि दादाजी को भूख प्यास नहीं लग रही है। वो सांस कैसे ले रहे होंगे, उन्हें बाहर कब निकालेंगे ये लोग। उन्हें ठंड गर्मी सी लग रही होगी शायद। उनमें से कौन बात करता होगा उनसे दिन रात। वह बस लेटे ही रहते हैं। पर उसने सोचना बंद नहीं किया। वह सोचता रहता था। एक दिन उसके सपने में उसके दादाजी आए और वो डरावने दिन उसे याद आ गए जब उन्हें ज़मीन के अंदर ले जाया जा रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सपने में उसके दादाजी उसे अपने पास बुला रहे थे। कई दिनों तक ये बुरे सपने उसके दिमाग में बैठे हुए थे। स्कूल में भी बस वो अकेला ही रहता था। उसे ये बात भूलने में काफ़ी समय लग गया। वह सोचता कि मरने के बाद लोग कहाँ चले जाते हैं। उसे अपनी मम्मी पापा से अलग अलग तरीके से जवाब मिलते रहते थे। कोई कहता था कि मरने के बाद कोई स्वर्ग में जाता है, तो कोई कहता था कि नरक में। यह सब पाप और पुण्य का कार्य होता है। अब वो डरने लगा था। उसे लगता कि सच में ये चीज़ें होती हैं। तब से वो भगवान को मानने लगा। समय बदलता गया। वो जवान होने लगा और अब उसके दादाजी भी उसके लिए बस यादों में ही रह गए थे। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह अपने दादाजी के कब्र पर बैठा हुआ था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसने एक आकर्षण बल महसूस किया, जैसे कोई उसके शरीर को छू रहा हो और उसका पूरा शरीर शून्य हो गया। वह चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ भी उसके साथ नहीं दे रही थी। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, तभी उसकी नींद टूट जाती है। यह केवल महज एक सपना था। वह बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है, पर अभी भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर उसके अंदर से खाए जा रहा था। उसे सबसे ज़्यादा प्रेम उसके दादाजी से ही था। ये बात वो अच्छे से जानता था। इसलिए उसे यह भी डर था कि कहीं उसके दादाजी फिर से उस कब्र के अंदर जीवित होंगे तो कैसे इतने दिन तक रहे होंगे। वह सोचता कि दादाजी उसे कहेंगे कि इतने दिनों तक तूने मुझे क्यों बाहर नहीं निकाला। एक सप्ताह के दौरान वो दिन भी आया जब उसकी दादी की मृत्यु हो गई। दादी काफ़ी समय से बीमार थी और उसने अपने पिता और मम्मी को बातें करते सुना कि दादाजी अकेले हैं। इसलिए उन्होंने दादी को अपने पास बुलाया। वो चुपके से यह बात सुनता रहा और एक दिन जब वह रात को सो रहा था तो उसके सपने में दादा और दादी जी दोनों आए और उन्होंने उसको सारी बात बताई कि यह मृत्यु का चक्कर है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम अपना दिमाग शांत रखो और अपने माता पिता के साथ सही जीवन का संचार करो और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो। तब उस लड़के को इन बातों पर विश्वास हुआ और उसका डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा।